अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सी एस 202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट को। आज की इस वीडियो में हम लोग सी एस 202 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सी एस 202 के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और यहाँ तक कि एच एम एल के जितने भी टैक्स मिड टर्म के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो भी शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ कि आप लोग मिड टर्म में फेल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे। और तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आप लोगों के पास सी एस 202 का क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरलिंक एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, होम टूल मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का जो स्टैंड फॉर है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड? माइक्रोसॉफ्ट, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, या गूगल, या मोजिला? इसका करेक्ट है, the World Wide Web Consortium is primarily responsible for developing and maintaining web standards, while companies like Microsoft, Google and Mozilla may contribute to the development of these standards. इसमें बेसिकली वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब कंजोरियम है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है डेवलपिंग की और मेंटेनिंग की वेब स्टैंडर्ड्स की। जो वेब स्टैंडर्ड की मेंटेनिंग या डेवलपिंग होती है उसकी रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड वाइड वेब कंजोरियम होती है। जबकि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मोजिला हो गया, ये तमाम जो हैं may contribute to the development of these standards। तो इसलिए इसका करेक्ट जो ऑप्शन यहाँ पर आएगा वो आएगा द वर्ल्ड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है, चूज द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। आप लोगों ने बताना है कि एचटीएमएल की जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है वो कौन सी, H1 है, H6 है, हेड है या हेडिंग है। तो पहले मैं आपको बताते चलूँ कि एचटीएमएल की टोटल हेडिंग्स होती हैं वो होती हैं 6, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो जो ये आप लोगों के सामने मैं शो भी आप लोगों को कर रही हूँ, ये देखें, H1 से H6 तक टोटल हेडिंग्स हैं। H1 जो है वो लार्जेस्ट हेडिंग है और H6 जो है स्मॉलेस्ट हेडिंग है। तो इसीलिए जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है सबसे लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, H1। नेक्स्ट एमसीक्यू है आप लोगों के पास, व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक? कि आपने बताना है लाइन को ब्रेक करने के लिए HTML में कौन सा एलिमेंट जो है इस्तेमाल होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। HTML में लाइन को ब्रेक करने के लिए जो टैग यूज होता है वो है ब्रेक का टैग। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए, द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक इज द ब्रेक एलिमेंट। कि ये टैग जो है हमारे पास ये वाला टैग यूज होता है। तो इसमें इसका आप लोगों को मैं समझा देती हूँ प्रोग्राम के ज़रिए, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि कैसे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है HTML का, जिसमें हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा डॉक टाइप HTML। जब भी आप लोगों ने HTML को कोई भी प्रोग्राम लिखना है वो आप लोगों ने यहीं से स्टार्ट करना है। कि आप लोगों ने फर्स्ट टैग लगाना है डॉक टाइप HTML, देन आप लोगों ने जो सेकंड लगाना है वो HTML, देन थर्ड जो लगाना है वो हेड का टैग लगाना है। और जो आपने टाइटल है हमेशा हेड के अंदर लिखना है। और टाइटल आप लोगों ने, हमारे पास टाइटल आपने कुछ भी लगा लेना है। यहाँ मैंने लगा लिया लाइन ब्रेक एग्जाम्पल के, हम लोग लाइन ब्रेक के एग्जाम्पल कर रहे हैं तो मैंने टाइटल भी यही लगा दिया। आप लोग कोई भी टाइटल लिख सकते हैं। और हमेशा जो काम हम लोग करेंगे वो बॉडी के अंदर करेंगे। हेड के अंदर हम लोग उसे स्टाइलिंग या टाइटल लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं लिख सकते। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, हम लोग बॉडी का टैग लगाएंगे, और बॉडी के टैग में हम लोग करेंगे, हम लोग पहले पैराग्राफ लिख, हम लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, तो हम लोग पी का टैग लगाएंगे। पी का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। हम पी का टैग लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे, दिस इज अनदर लाइन ऑफ टेक्स्ट, दिस लाइन विल बी सोन अ न्यू लाइन। तो हम लोग, आप लोगों को नजर आ रहा होगा मैंने यहाँ पे ये एक ब्रेक का टैग यूज किया है। इस ब्रेक को टैग को यहाँ पे यूज करने का मकसद यही था कि हमने यहाँ पे लाइन को ब्रेक करना है। और यहाँ पे हम लोग ने ये जो चीज़ है, ये देखिए आप लोगों को ये वाला एक ब्रेक पैराग्राफ का टैग और एक ये वाला पैराग्राफ का टैग मैंने यहाँ पे क्लोज भी किया है साथ ही। जब भी आप लोग कोई पैराग्राफ लिखेंगे उसके स्टार्ट में पी का टैग लगाएंगे और लास्ट में पी का टैग क्लोज करेंगे इस स्लैश लाइन के साथ। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जब हमारी पैराग्राफ का टैग क्लोज होगा तो फिर हमने यहाँ पे जो बॉडी का टैग यूज़ किया था हमने बॉडी को भी क्लोज करना है। और यहाँ हमने हेड का टैग HTML का टैग यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग HTML का भी टैग को क्लोज करें, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। हेड हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे और टाइटल लिखने के साथ ही क्लोज कर देंगे, इतना सा काम था। अब आप बात हो रही है ब्रेक की, तो यहाँ पे जब हम ब्रेक का टैग लगाएँगे तो फिर हमारी लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब आप लोगों को मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि कैसे ब्रेक होगी। जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने W3 स्कूल का HTML एडिटर ओपन किया। आप लोगों के पास कोई भी है, नोटपैड प्लस प्लस है, आप लोगों के पास विजुअल है, कुछ भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने ये W3 स्कूल का वेबसाइट है उनका एडिटर ऑन किया मैंने। तो इधर आप लोगों के सामने मैं वो जो हम लोगों के पास टैग था हमारे पास वो हमने सारा इधर लिखा, जो मैंने आप लोगों के साथ प्रोग्राम शेयर किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा हमने यहाँ पे ये ब्रेक का टैग लगाया।
यहाँ पे ब्रेक के टैग लगाने का मकसद यही था कि ये लाइन को ब्रेक करेगा। जब हम यहाँ से रन करवाएँगे तो ये देखिए लाइन ब्रेक होगी ना, लाइन ब्रेक हो गई, वो नेक्स्ट लाइन नीचे आ गई है उसकी। अब हम लोग यहाँ से ब्रेक के टैग को हटा देंगे और फिर मैं इसको रन करवाऊँगी तो देखिए 7 चला गया है। तो ब्रेक का टैग जो है बेसिकली सिर्फ़ लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। उम्मीद है आप लोगों को ब्रेक के टैग की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो बीआर का टैग है कि लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग बीआर का टैग चूज़ करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। अब आपने बताना है कि कौन-सा जो टैग है वो एचटीएमएल के अंदर बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ किया जाता है, कौन-सी स्टेटमेंट इसमें से यूज़ की जाती है। बैकग्राउंड और येलो बैकग्राउंड या बॉडी का स्टाइल फिर बैकग्राउंड येलो या बॉडी और बीजी येलो, कौन-सा हम लोग इसमें से यूज़ करेंगे अपनी बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए एचटीएमएल के अंदर। तो ये देखिए आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ कि बॉडी को पहले हम बॉडी का टैग लगाएँगे, फिर स्टाइल और इसके अंदर क्योंकि हम लोग एचटीएमएल के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर हम लोग स्टाइल के एचटीएमएल के अंदर ही स्टाइलिंग करते हैं। हम लोग अलग से सीएसएस की फाइल के साथ अटैच नहीं करते। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसलिए इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे। अपनी बॉडी का टैग लगाना है और साथ ही आप लोगों ने स्टाइल इज़ इक्वल टू बैकग्राउंड कलर येलो दे देना है। ये आपने कोलन का, स्लैश का और ये तमाम सेमीकोलन का इनका ध्यान ज़रूर रखना है। आप लोगों मैं एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। ये एग्जांपल आप लोगों के सामने सिंपल आप लोगों ने जैसे मैंने पहले आपको समझाया, आप लोगों ने डॉक टाइप एचटीएमएल से स्टार्ट करना है, फिर एचटीएमएल का टैग लगाना है, देन हेड का टैग लगाना है और टाइटल हमेशा हेड के अंदर लिखना है। एक टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं, तो मैंने बैकग्राउंड कलर एग्जांपल लिख दी। नेक्स्ट हम बॉडी बॉडी का टैग लगाएँगे। बॉडी के अंदर ही हम लोग स्टाइलिंग करेंगे क्योंकि हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो स्टाइल लगाएँगे, स्टाइल का टैग लगाएँगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, कोलन, येलो, सेमीकोलन और ये कोटेशन और हम लोग टैग को क्लोज़ कर देंगे। फिर आप लोगों ने नीचे हेडिंग जो भी देनी है, हेडिंग दे लें, पैराग्राफ दे लें, बात सिर्फ़ ये समझने की है जो इस स्लाइड में हो रही है, ये वाली। तो अब मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि कैसे। यहाँ पे हम लोगों ने W3 स्कूल का एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ ये वाला जो हम लोगों के पास प्रोग्राम था। अब देखें जब मैं इसको रन करवाऊँगी ना यहाँ पे, तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, येलो हो गया। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो दिया था ना, तो देखें चेंज हो गया। हेडिंग हमारे पास थी दिस इज़ द हेडिंग, तो वो हेडिंग ऊपर शो होगी और नीचे पैराग्राफ में क्या था, दिस इज़ अ पैराग्राफ विद सम टेक्स्ट, तो ये पैराग्राफ भी नीचे शो हो गया। हम लोगों ने H1 यूज़ किया था, लार्जेस्ट हेडिंग है H1, इसलिए ये काफ़ी बड़ा लिखा गया है क्योंकि मैंने पीछे आपको फर्स्ट या सेकंड एमसीक्यू में बताया था कि H1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है। तो बात हो रही थी बैकग्राउंड कलर की, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम इस तरह से हम अपना टैग लिखेंगे कि पहले बॉडी के टैग लगाएँगे, उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएँगे, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर इस तरह से लिख के येलो फिर लगाएँगे आगे और इसको सेमीकोलन से क्लोज़ करेंगे, कोटेशन लगाएँगे एंड देन टैग को क्लोज़ कर देंगे। इस तरह से आप लोग कोई भी कलर लगा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे येलो की जगह रेड कलर लगा देती हूँ, तो फिर आप लोग देखिएगा। अब मैं इसको यहाँ पे रन करवाऊँगी तो ये इसका कलर रेड हो गया है। बहुत आसान काम था, उम्मीद है आप लोगों को बैकग्राउंड कलर की भी समझ आ गई होगी। बीजी कलर यूज़ नहीं करना, बैकग्राउंड कलर आपने पूरा लिखना है इस तरह से। ठीक हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था बैक बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है चूज़ द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट टू डिफाइन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। अब आपने बताना है कि एचटीएमएल एलिमेंट में हम लोग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को किस टैग के साथ डिफाइन करते हैं। तो एचटीएमएल में इम्पोर्टेंट पॉइंट को या इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग के टैग के साथ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिखाया है डॉग टाइप एचटीएमएल, यहाँ तक तो सेम होता है। बॉडी के अंदर आपने स्टाइलिंग दे दी, हेडिंग दे दी और पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने देखिए एक लाइन लिखी है, हम लोगों ने कोई भी लाइन लिख लें, दिस इज़ आप कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है दिस इज़ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। अब हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो वर्ड है ना, इसको हम लोगों ने प्रोमिनेंट करना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम लोग इम्पोर्टेंट से पीछे और इम्पोर्टेंट के बाद एक स्ट्रॉन्ग का टैग लगा देंगे और टैग को क्लोज़ कैसे करते हैं? स्लैश लाइन के साथ। आपको मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने वो वाला प्रोग्राम लिख लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करवाती हूँ, तो ये देखिए आप लोगों के सामने सेम वही हो गया ना काम। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट में देखिए इम्पोर्टेंट बोल्ड हो गया है क्योंकि हमने इम्पोर्टेंट के पीछे और इम्पोर्टेंट के आगे हमने स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया था। इससे मुराद ये थी कि ये इम्पोर्टेंट वर्ड जो है ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। तो जिस चीज़ को भी आपने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगी, जिससे मतलब ये होगा कि ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। बाकी देखिए बाकी चीज़ें सेम है, वो आप लोगों ने नहीं छेड़नी। हम जिस लाइन को मैं समझा रही हूँ बस वो लाइन समझिए, बाकी सारा मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यू में बता दिया था कि एचटीएमएल हेड, टाइटल, बॉडी ये तमाम चीज़ें सेम रहेंगी। हेडिंग का क्या मकसद है, पैराग्राफ का क्या मतलब है। हेडिंग हमेशा ऊपर वाली को लिखते हैं और नीचे जितना भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो सारा पैराग्राफ के अंदर हम लोग लिखेंगे। तो पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग का टैग हम लोगों ने यूज़ किया क्योंकि हम लोगों ने पैराग्राफ के अंदर बताया ना कि कौन-सा वर्ड या कौन-सी लाइन इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग के अंदर पैराग्राफ के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट को, ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड था इसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख दिया ताकि ये हमें पता चल जाए कि ये इम्पोर्टेंट वर्ड जो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्ड है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रॉन्ग टैग, के एचटीएमएल के अंदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को शो करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, चूज द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट टू डिफाइन एम्फसाइज टेक्स्ट, के एचटीएमएल एलिमेंट में एम्फसाइज टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ईएम टैग। तो इसको यहाँ से आप लोग देखें, द correct HTML element to define emphasize text is EM tag. The EM element is used to define indicate emphasizes typically resulting in text being displayed in italic. जब हम लोग इसको यानी EM है या I है, यानी ये जो फर्स्ट पे आप लोगों को दो नजर आ रहे हैं ना, इन दोनों का काम सेम ही है। आप लोग I यूज करें या EM यूज करें, ये दोनों ही वर्ड को चेंज करके इटैलिक कर देते हैं। तो इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, आगे चल के आई भी आएगा ना, तो उसका भी यही काम होगा कि वर्ड जो मेन जिस वर्ड के ऊपर आप लोग इटैलिक टैग लगाएँगे, एम्फसाइज़ टैग लगाएँगे, दोनों वर्ड इटैलिक हो जाएँगे। यहाँ आप लोगों के सामने एग्ज़ाम्पल भी है, मैं आप इसको एडिटर के ऊपर आप लोगों को लेके चलती हूँ और वहाँ पे आपको चल के दिखाती हूँ कि इस एग्ज़ाम्पल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोगों के पास डेटा है, सारा आप लोगों ने प्रोग्राम सेम एज़ इट इज़ लिख के, बॉडी के अंदर आप लोगों ने ये वाला कलर लगा देना है, H1 दिस इज़ द हेडिंग लिख देना है। पैराग्राफ के अंदर हम लोग काम करेंगे, जैसे पैराग्राफ के अंदर ही हम लोगों ने टैग लगाया, इस तरह पैराग्राफ के अंदर ही हमें एम्फसाइज़ का टैग, इटैलिक का टैग या कुछ भी है, पैराग्राफ के अंदर ही करेंगे। हेडिंग या टाइटल के अंदर हम लोग इस तरह के टैग यूज़ नहीं करते, हमेशा पैराग्राफ के अंदर ही ये वाले टैग यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को एडिटर करती हूँ, वहाँ पे समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने वो वाला जितना भी टैग था, मतलब आप लोगों के सामने जितना भी वो वाला प्रोग्राम था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको जब मैं रन करवाऊँगी तो ये देखिए आप लोगों के सामने दिस इज़ अ हेडिंग एंड दिस इज़ एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो एम्फसाइज्ड लिखा गया है, आप लोग बार-बार देख रहे होंगे बैकग्राउंड येलो ही चल रहा है क्योंकि मैंने इसमें स्टाइलिंग की हुई है बैकग्राउंड कलर की येलो की। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट कर दूँ यहाँ पे, तो ये आप लोगों को सही से नज़र आ जाएगा। इन्होंने इसको यहाँ पे व्हाइट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करवाऊँगी तो व्हाइट आ जाएगा। अब आपको सही से नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ एम्फसाइज्ड टेक्स्ट में एम्फसाइज्ड जो है आपको इटैलिक नज़र आ रहा होगा। क्योंकि हमने जब पैराग्राफ के टैग के अंदर दिस इज़ एम्फसाइज्ड टेक्स्ट में जो एम्फसाइज्ड वर्ड था, उसके पीछे और उसके आगे एम्फसाइज्ड का टैग लगा दिया था, जिसकी वजह से ये वर्ड जो था इटैलिक हो गया था। इसका भी सिर्फ इतना सा काम था। उम्मीद है आप लोगों को एम्फसाइज्ड टैग की भी समझ आ गई होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है कि करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट टू डिफाइन एम्फसाइज्ड टेक्स्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ईएम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक, कि आपने बताना है एचटीएमएल में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा एचटीएमएल टैग यानी एचटीएमएल लाइन सबसे बेस्ट है, इनमें से कौन सा गिवन ऑप्शन करेक्ट है। तो एंकर टैग हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम लोगों ने लिंक की बात जहाँ पे आ जाती है ना, हम लोगों ने किसी भी यूआरएल को या हाइपरलिंक को हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर इंटर करना होता है, तो फिर हमेशा हम लोग एंकर टैग को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एंकर टैग लगाया, देन हमने रेफरेंस दिया, हम लोगों ने जिस वेबसाइट का रेफरेंस देना है कि हम लोग एग्जाम्पल हम लोग विजू की दुनिया डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था तो इससे मैंने रिलेटेड आप लोगों के साथ ये शेयर करके हमने रेफरेंस दे दिया इस वाली वेबसाइट का। तो इसके आगे लिख दिया विजू की दुनिया डॉट कॉम और एंकर टैग को हमने क्लोज कर दिया। इस एग्जाम्पल जो ए था इज द एंकर एलिमेंट यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक, जिसमें जो ए है ये हाइपरलिंक को क्रिएट डिफाइन कर रहा है। उसके बाद जो रेफरेंस है एच आर ई एफ, ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाइंग द यूआरएल टू विच लाइक पॉइंट्स, इन दिस केस हाइपरटेक्स्ट डब्ल्यू विजू की दुनिया डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। रेफरेंस जो है ये यूआरएल को डिफाइन कर रहा है कि ये जो हाइपर टेक्स्ट हम लोगों ने लिया है जिसका लिंक है ये इसको रेफरेंस कर रहा है। नेक्स्ट है द टेक्स्ट विजू की दुनिया डॉट कॉम, यानी कि जो विजू की दुनिया डॉट कॉम हम लोगों ने ये टैग के बाहर जो वर्ड यूज हुआ है ना विजू की दुनिया डॉट कॉम, ये बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंकर टैग इज द क्लिकेबल टेक्स्ट एट अपीयर इन द ब्राउजर, कि ये क्लिकेबल बटन होगा जब हम इसे ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे। मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए कि अक्सर में हम लोग एंकर टैग को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ़ लिंक आप लोगों को सिखा रही हूँ कि लिंक जो हाइपरलिंक होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो बात बिल्कुल सेम हो रही है, यहाँ पे तक आपने ध्यान नहीं देना, आप लोगों ने सिर्फ़ पैराग्राफ की लाइन को देखना है। पैराग्राफ की लाइन को आपने देखना है, पैराग्राफ की लाइन में हम लोगों ने लिखा दिस इज़ अ हाइपरलिंक टू, यानी यहाँ तक हमने लाइन लिखी और आगे हमने एंकर टैग लगाया क्योंकि हमें लिंक देना है वेबसाइट का, तो हमने एंकर टैग लगाया, रेफरेंस दे दिया, हम लोगों ने किसी भी वेबसाइट का रेफरेंस दे दिया hypertext.w.example.com कुछ भी दे दिया और हमने लिख दिया आगे एग्जाम्पल वेबसाइट और एंकर टैग को क्लोज किया और साथ ही हमने पैराग्राफ के टैग को भी क्लोज किया। तो जब हम इसे रन करेंगे ना तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसका मतलब है जो आप ये जो आप लोगों के पास दिस इज द हाइपरलिंक पीछे लिखा हुआ था ये तो एज इट इज लिखा आ जाएगा।
रेफरेंस के अंदर जो आप लोगों ने लिंक दिया होता है वो आप लोगों के ब्राउज़र पे शो नहीं होता, उसके बाद जो आप लोगों ने लिखा होता है टैग के बाहर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट और फिर एंकर के टैग को क्लोज़ किया गया था, वो नज़र आता है। फिर जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना, तो फिर ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब आप लोगों को उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। तो इसमें बस इतनी सी बात थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, एंकर टैग रेफरेंस आपने दे दिया और फिर विज़ुअल की दुनिया। तो आपके ब्राउज़र पे सिर्फ़ विज़ुअल की दुनिया शो हो रहा होगा, तो आपने जब विज़ुअल की दुनिया पे क्लिक करेंगे तो विज़ुअल की दुनिया डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज़ है वो है आपके पास विच करैक्टर इज़ यूज़ टू इंडिकेट एन एंड टैग, कि किस करैक्टर को हम लोग इंडिकेट करते हैं, करैक्टर जो टैग के एंड पे किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं कि ये जो है टैग का एंड हो गया है। तो हमेशा जब भी हम किसी टैग को एंड करते हैं तो हम उसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। द करैक्टर यूज टू इंडिकेट एन एंड टैग इन एचटीएमएल इज फॉरवर्ड स्लैश। आपने मैंने पीछे आप लोगों को जो समझाए थे टैग्स वगैरह आपने देखा होगा, डीप वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ किया था, ब्रेक का टैग यूज़ किया था। तो हम लोगों ने जब ब्रेक का टैग लगाया था तो ब्रेक के टैग को क्लोज करते वक्त हम लोगों ने इस तरह की स्लैश लाइन यूज़ की थी। तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एंड टैग को हम लोग किस तरह इंडिकेट करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश से इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के सामने है, हम लोगों ने पैराग्राफ मतलब ये देख रहे हैं आप, पैराग्राफ का एंड हम लोगों ने स्लैश के साथ किया। इस तरह हम कोई भी स्टार्ट करेंगे दिस इज एंड टैग फॉर द पैराग्राफ एलिमेंट, यानी ये पी का एंड टैग है। जैसे पी स्टार्ट किया यहाँ से तो एंड इसका ये होगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फॉरवर्ड स्लैश है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आप लोगों के पास, हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब ब्राउजर विंडो, कि आपने बताना है कि आप कैसे लिंक को ओपन कर सकते हैं न्यू टैब में, मतलब अगर आप लोग उसे क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू टैब में कैसे ओपन होगा लिंक। तो द करेक्ट वे टू ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब और ब्राउजर विंडो इज बाय यूजिंग द टारगेट ब्लैंक एट्रीब्यूट विद इन द एंकर टैग एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग एंकर टैग को यूज़ करके हम लोग टारगेट ब्लैंक को यूज़ करेंगे। टारगेट ब्लैंक के टैग को यूज़ करके हम लोग जब क्लिक वो जो लिंक होगा हमारे पास कोई भी, जब हम उस यानी यूआरएल जो है, जो भी हमारे पास लिंक होगा www जो भी होगा, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू वेबसाइट, न्यू ब्राउज़र या न्यू टैब में ओपन होगा। इसकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। जी, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको W3 स्कूल के एडिटर यानी HTML के जो एडिटर है उसमें आप लोगों के सामने इस कोड को मैंने टाइप कर लिया है। हम लोगों ने जैसे स्टार्ट से हम लोग जैसे अपना HTML का कोड लिखते हैं, हम लोगों ने सेम वैसा लिखते आए हैं। फिर हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे। जब पैराग्राफ, हर चीज़ हमने पैराग्राफ के अंदर करनी है, मैंने आपको जैसे बताया था बॉडी के अंदर पैराग्राफ का टैग लगाएंगे, पैराग्राफ के टैग के अंदर हम जो वर्क करेंगे वो करेंगे। तो हमने पैराग्राफ का टैग लगाया, क्लिक द लिंक टू ओपन इट इन अ न्यू टैब। आगे हमने कॉलन लगाया, आगे हम लोगों ने लिंक देना है। तो लिंक हमने कैसे देना है, हम लोगों ने एंकर टैग के थ्रू देना है। एंकर टैग लगाएंगे, रेफरेंस देंगे उस वेबसाइट का, जिस भी वेबसाइट का आप लोगों को चाहिए, यानी यहाँ पे आप कोई भी हाइपर टेक्स्ट www.example.com आप कुछ भी ले लें, और टारगेट करना है हमने ब्लैंक को। टारगेट इज इक्वल टू कोटेशन डैश ब्लैंक, फिर आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना है, एग्जाम्पल वेबसाइट एंकर टैग को क्लोज कर देना है। यहाँ पे जो बाहर हम लोगों ने एंकर टैग से पहले और इस टैग के बाद जो हमने एग्जाम्पल वेबसाइट लिखा है ना, हमारे ब्राउजर पे असल में ये शो होगा। ये जो रेफरेंस है हम लोगों ने लगाया, ये हमारे ब्राउजर पे शो नहीं होगा, ये बैकवर्ड शो होगा, मतलब ये कोडिंग में शो होगा। फिर आपने एंकर टैग को क्लोज कर देना है और देन पैराग्राफ के टैग को क्लोज करना है। तो जब आप इसे रन करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से नजर आएगा। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, तो एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। ये देखिए आप लोगों के सामने एक न्यू टैब ओपन हो गया। तो ये एग्जाम्पल डोमेन थी, मतलब ये रैंडम सी एक थी, तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए कि एक न्यू टैब में हम कैसे ओपन कर सकते हैं। सिंपल आप लिखना है, आपने रेफरेंस देना है, और ये टारगेट इज इक्वल टू ये वाली चीज़ आपने याद करनी है, इज इक्वल टू ब्लैंक, ये चीज़ आपने याद करनी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंकर टैग रेफरेंस यूआरएल टारगेट। इधर यूआरएल की जगह आप हाइपरटेक्स्ट www.com.pk कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ये उम्मीद है आप लोगों को इस एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू नंबर 11, विच ऑफ दिस एलिमेंट आर टेबल एलिमेंट। आपने बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन से जो एलिमेंट्स हैं टेबल के एलिमेंट्स से रिलेट करते हैं या टेबल एलिमेंट्स हैं। तो टेबल टी आर, टेबल टी टी, थ्रेड टी, बॉडी टी आर। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास कैसे आप लोगों को पता चलेगा, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज टेबल टी आर टी डी। टेबल तो आप लोगों को पता चल रहा होगा नाम से कि टेबल एक टैग है। टी आर क्या है, टेबल रो।
टेबल के अंदर जो टेबल्स रोज होती हैं वो उसको हम मेंशन करते हैं टेबल रो के साथ। टी क्या होता है, टेबल के अंदर जो डेटा यूज किया रहता है उसको हम लोग टी से मेंशन करते हैं। इन दिस ऑप्शन ऑल एलिमेंट टेबल टी आर एंड टी डी आर पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन HTML। टेबल डिफाइन अ टेबल, टी आर डिफाइन अ टेबल रो, टी डी डिफाइन अ टेबल सेल या टेबल डेटा। These three elements together create a basic table structure। ये तीनों मिलकर एक बेसिक टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो टेबल से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। हाउ कैन यू मेक अ नंबर्ड लिस्ट, कि आप नंबर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। To create a number list in HTML, you would use the OL element। number list create करने के लिए हम OL element के tag को use करेंगे। So the correct HTML element to make a number list is OL। Example हम लोग देख लेते हैं। OL order list, नंबर लिस्ट, लिस्ट आइटम्स हम यहाँ पे लिखेंगे और टैग को क्लोज कर देंगे। इसलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ प्रैक्टिकल के जरिए, ताकि आपको इसकी मजीद समझ आ जाए ऑर्डर लिस्ट की, नंबर लिस्ट की। इसको हम ऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं और इसको हम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एडिटर के अंदर आप लोगों का जितना भी टैग यहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे तो मैंने ये मेंशन किया था ना, तो ये एक हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिख लिया। अब मैं आपको समझाती हूँ। इतना तो आप लोग एक बार छोड़ दें, मतलब ये चीज़ ये आप सेम टू सेम रिपीट हर प्रोग्राम में हो रही है। यहाँ पैराग्राफ में हम लोगों ने ये लिख लिया है इज़ अ नंबर लिस्ट, कि हम नंबर लिस्ट लिख रहे हैं तो हम लोगों ने ऊपर ये पैराग्राफ के ऊपर तौर पे ये लिख दिया। अब नीचे बात हो रही है ऑर्डर लिस्ट की, यानी नंबर लिस्ट की। हमने ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाना है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोगों ने लिस्ट आइटम्स लिखनी है। मतलब जब हम लोग लिस्ट आइटम्स लिखेंगे, अब ये देखो आइटम नंबर 1 की जगह आप लोग मिल्क लिख सकते हैं, इसी जगह आप लोग मिल्क लिख लें। आइटम नंबर 2 की जगह आप लोग टी लिख लें। आइटम नंबर 3 की जगह आप लोग कॉफ़ी लिख लें। तो मतलब कुछ भी आप लोग लिख लें। तो ये लिस्ट आइटम्स हैं। ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाने के अंदर फिर हम लोग लिस्ट आइटम्स का टैग लगाते हैं। लिस्ट आइटम का टैग लगा के हमने मिल्क लगा दिया और लिस्ट आइटम के टैग को क्लोज कर दिया। सेकंड लिस्ट आइटम का टैग लगाया, फिर टी लिखा और लिस्ट आइटम के टैग को क्लोज कर दिया। एज इट इज़ आप लोगों ने कॉफ़ी के टैग को भी क्लोज करना है। और जो हमारे पास जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं हम लोग हमारी जो हो जाएंगी, हमने ऑर्डर लिस्ट को भी टैग को ऑर्डर लिस्ट के टैग को फिर क्लोज करना है। फिर हम बॉडी के टैग को क्लोज कर देंगे और HTML के टैग को क्लोज कर देंगे और रन करवा देंगे। तो देखिए आप लोगों के सामने एक नंबर लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट के साथ, देखिए ना, 1 मिल्क 2 टी 1 2 3 एक ऑर्डर लिस्ट के साथ आप लोगों के सामने एक नंबर लिस्ट शो हो गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट यानी नंबर लिस्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट आपके पास MCQs है। हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट, आप बुलेटेड लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। टू मेक अ बुलेटेड लिस्ट इन HTML यू वुड यूज द UL एलिमेंट, के HTML में बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए हमें UL एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। सो द करेक्ट HTML एलिमेंट टू मेक अ बुलेट लिस्ट इज UL। इसकी भी एग्जांपल दी गई है हमारे पास। एग्जांपल UL और लिस्टेड आइटम, इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। जी, तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ मैंने अपना पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। तो यूएल को हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बोलते हैं, यानी हम लोग बुलेट लिस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं इसमें हम लोग बुलेट लिस्ट किससे क्रिएट करते हैं, यूएल से। और यूएल को हम लोग बेसिकली, यूएल का जो स्टैंड फॉर है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। पीछे हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट पढ़ा था जिसमें हमने नंबर लिस्ट बनाई थी। तो नंबर लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर लिस्ट होती है, बुलेट लिस्ट वो होती है जो अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ वही काम जो हम लोगों ने लास्ट में किया था। इधर हम लोग बस पैराग्राफ में आपने जो ऊपर लिखना वो आप लिख लीजिएगा, हियर इज़ अ बुलेट लिस्ट। लास्ट में हमने लिखा था हियर इज़ अ नंबर्ड लिस्ट। तो बात सिर्फ ये समझने वाली है। अब हम लोगों ने बुलेट लिस्ट में हम लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट बनानी। तो अनऑर्डर लिस्ट का क्या टैग है, यूएल। यूएल का टैग लगाया, सेम वही काम जो हमने लास्ट में किया था। आइटम लिस्ट आइटम लगानी है। आइटम इसमें लिस्ट आइटम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आपने यूएल के टैग को क्लोज करके इसको जब आप रन करवाएंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आप लोगों के पास इसकी आउटपुट शो हो जाएगी। जी, तो उम्मीद है आप लोगों को इस MCQ की भी समझ आ गई होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ चेकबॉक्स। अब आपने बताना है करेक्ट HTML चेकबॉक्स बनाने के लिए कौन सा HTML कोड करेक्ट है, आपने ये बताना है। तो इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट बॉक्स, इसका आंसर है, ये करेक्ट है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये दी गई है। मैं आप लोगों को इसको एडिटर के ऊपर प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ जाए कि करेक्ट HTML कौन सा है चेक बॉक्स बनाने के लिए। तो चलिए एडिटर की तरफ, एडिटर के ऊपर चलते हैं। जी, तो ये देखिए हम लोगों ने डॉक टाइप HTML लगा लिया, HTML लगा लिया, देन हमने बॉडी लगा ली, क्योंकि टाइटल वगैरह हमने कुछ देना नहीं था। हम लोगों ने, हमारा मेन मकसद था हम लोगों ने चेक बॉक्स समझना है। तो चेक बॉक्स समझने के लिए ऊपर एक दफ़ा मैंने कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट पैराग्राफ का टैग लगाया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने टैग लगाना है इनपुट,
इसकी हम लोगों ने टाइप देनी है चेक बॉक्स, क्योंकि हम लोगों ने चेक बॉक्स बना रहे हैं ना, तो हम लोगों ने इनपुट टाइप कौन सी देनी है, चेक बॉक्स। नेम क्या देना है हम लोगों ने, बाईसाइकिल 1। वैल्यू क्या देनी है, बाइक की। तो इसके बाद इसको क्लोज करना है और यहाँ लिख देना है आई हैव अ बाइक। अब ये जो आपने इसके अंदर लिखा है ये शो नहीं होगा। शो क्या होगा आपके ब्राउजर पे, आई हैव अ बाइक। उसके बाद आपने ब्रेक का टैग क्यों लगाना है, ताकि नेक्स्ट लाइन नीचे मूव कर जाए, ब्रेक का टैग लगाना है। उसके बाद फिर से एक इनपुट टाइप देंगे आप लोग चेक बॉक्स की। नेम क्या लिखेंगे, वाई साइकिल 2। वैल्यू क्या देंगे, कार की। और फिर ये लिख देंगे आई हैव अ कार। अब जब इसे रन करवाएंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों के पास दो चेक बॉक्स बन के आएंगे, और आप देख सकते हैं कि इसको मैं क्लिक भी कर सकती हूँ। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक हम लोगों ने बाईसाइकिल यूज़ की, एक हमने बाईसाइकिल हम लोगों ने कार यूज़ की। तो आप लोगों ने इनपुट टाइप चेक बॉक्स देके नाम लिख देने हैं इनके, बाईसाइकिल हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वैल्यू क्या है कि बाइक है। बाईसाइकिल कौन सी है, बाइक है। और दूसरी बाईसाइकिल जो वैल्यू नेम दिया आपने उस वो वैल्यू कौन सी है, वो कार है। तो आप लोगों ने सेम इस तरह काम करना है। देखिए आप लोगों के सामने आंसर आ गई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने आंसर में ये वाला इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो आंसर नंबर ए है, ऑप्शन नंबर पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को चेक बॉक्स की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड। अब आपने बताना है करेक्ट एचटीएमएल कौन सा है फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड, के टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए करेक्ट एचटीएमएल बताना है। तो द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इनपुट फील्ड इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। पीछे हम लोगों ने किया था इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, इधर है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। सिंपल सा है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं एडिटर के ऊपर, ताकि आप लोगों को मजीद अच्छी समझ आ जाए। जी, तो हम लोग एडिटर पर आ गए हैं। सेम इतना आप लोगों ने काम सेम कर लेना है। मैंने यहाँ टाइटल वगैरह नहीं शो किया, क्योंकि हम लोगों का मेन मकसद था सिर्फ इनपुट टाइप को सीखने का। तो पैराग्राफ आपने लगाना है, पैराग्राफ के बाद आप लोग इनपुट टाइप लगाएंगे। इनपुट टाइप कौन से, टेक्स्ट। पीछे हमारे पास इनपुट टाइप क्या थी, चेक बॉक्स। यहाँ इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट। नेम क्या है, फर्स्ट नेम। अब आपने पैराग्राफ क्रॉस करना है। इसको आप ये देखिए, जब हमने इसे रन करवाया तो ये एक टेक्स्ट आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया है। हमारी यही बात हो रही थी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट होनी चाहिए। तो ये देखें, अब आप जब इसके अंदर लिखेंगे, आप कुछ भी लिखें, इसके अंदर विजुअल लर्निंग हमने लिख दिया है। तो देखें आपके सामने कितनी आसानी से आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट इनपुट फील्ड हमारे सामने बन चुकी है। तो इसका कोड सिर्फ यही था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। नेम आपने लिख दिया फर्स्ट नेम। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके जो ऑप्शन है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट टैग, सेलेक्ट टैग, या इनपुट टाइप इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन। तो आपने अपने पेपर में अगर कुछ भी ऐसा आ जाए ना, इनपुट इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, जैसे लास्ट में इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टिक बॉक्स था, मतलब उनका तो समझ में आता है। लेकिन अब ये नहीं है कुछ भी आपसे पूछेंगे तो आपने डायरेक्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन लगा देना है। ये ऑप्शन गलत है इसका। आपने हर चीज़ को समझना है और फिर आपने आंसर लगाना है। तो ये देखें, ये एक मैंने आपके सामने प्रोग्राम शेयर किया है। मैं आप लोगों को इसको डिटेल पे समझाती हूँ कि असल में करेक्ट एचटीएमएल टैग कौन से है ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाने के लिए। वैसे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद के लिए, लेकिन मैं आपको डिटेल पे समझाती हूँ। ठीक है, वहाँ चलते हैं। ये देखिए, हम लोग एडिटर पर आ गए और मैंने सारा कोड यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, यहाँ तक तकरीबन सेम ही होता है हर चीज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बात हो रही है, हम लोगों ने हेडिंग दे दी। आप यहाँ पे चूज़ अ फ्रूट लिखा हुआ है। आप लोग हेडिंग 2 भी देख सकते हैं, हेडिंग 1 भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ हेडिंग 1 देके दिखाती हूँ। देखिएगा, आप चूज़ अ फ्रूट का जो साइज़ होगा ना वो बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, सबसे बड़ी हेडिंग H1 है ना, इसलिए। अब बात करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट टैग से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होती है। किससे होती है, सिलेक्ट से। तो हम लोगों ने सिलेक्ट का टैग लगाना है। सिलेक्ट के टैग के अंदर ही हम उसका एट्रीब्यूट लगाएंगे। सिलेक्ट के अंदर ही हम आईडी लगाएंगे। आईडी क्या है, फ्रूट्स। हम लोगों ने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग सिलेक्ट का टैग यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम आईडी लगा देंगे फ्रूट्स की, और सिलेक्ट के टैग को क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग ऑप्शन लगाएंगे नीचे। एक ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन वैल्यू क्या होगी, एक हम लोग लगा दी एप्पल। फिर हम लोगों ने इसको क्लोज किया, फिर हमने एप्पल लिखा और ऑप्शन के टैग को क्लोज किया। फिर सेकंड हम लोग ऑप्शन वैल्यू लगाएंगे बनाना की। फिर हमने इस टैग को क्लोज करके बनाना लिखा और ऑप्शन को टैग को क्लोज कर दिया। फिर हम लोग एक ऑप्शन का वैल्यू लगाएंगे ऑरेंज की। फिर हमने इसी टैग को क्लोज करके ऑरेंज लिखा और ऑप्शन के टैग को क्लोज किया। सेम एज इट इज हमने ग्रेप के भी किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑप्शन वैल्यू हम लोगों ने ये वाटरमेलन की भी सेम कर दी। फिर हम क्या करेंगे, हम लोग फिर सिलेक्ट के टैब को क्लोज करेंगे। इधर तो हम लोगों ने सिर्फ सिलेक्ट का टैग ओपन किया था, यहाँ हम लोग क्लोज करेंगे। सिलेक्ट के टैग के अंदर हम लोग ऑप्शन वैल्यूज लिखेंगे। अब ये वर्क कैसे करता है, जब हम लोगों ने ये बना लिया
तो हम इसे जब रन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास आउटपुट शो होगा। जब आप इसके देखें आप इसे क्लिक करेंगे ना, ये देखें आप लोगों को नीचे एरो का निशान शो हो रहा है और जहाँ एप्पल लिखा भी शो हो रहा है। आप इसे क्लिक करेंगे, देखिए आप लोगों के पास कितनी ज़्यादा वाटरमेलन है, ग्रेप है। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए थे ना, ये देखें वाटरमेलन, ग्रेप, ऑरेंज, बनाना, एप्पल। तो यही बात हो रही है कि ऑप्शन वैल्यू सेलेक्ट टैग के साथ हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं और ये देखें ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है हमारे सामने। तो सेलेक्ट टैग के थ्रू हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने सिंपल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट टैग यूज़ करना है, आईडी लगा देनी है फ्रूट्स की। आप यहाँ पर फ्रूट्स के अलावा वेजिटेबल्स की भी आईडी बना सकते हैं और ऑप्शन वैल्यूज़ में आप लोग वेजिटेबल्स लिख सकते हैं। बुक्स का आप बना सकते हैं। कुछ भी आप किसी भी चीज़ की आईडी बना के देन उसके ऑप्शंस में जो उसके सब ऑप्शंस होंगे आपने वो लिख देने हैं। सिंपल सी बात है और आपने सिलेक्टेड टैग को क्लोज़ कर देना है। उम्मीद है आप लोगों को इस एमसीक्यूज़ की भी ज़रूर समझ आ गई होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है सिलेक्ट टैग। नंबर सी पर है सिलेक्ट टैग। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट एरिया। अब आपने बताना है करेक्ट एचटीएमएल कौन-सा है फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए करेक्ट एचटीएमएल कौन-सा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम लिख दिया है। ये मैं आप लोगों को टेक्स्ट वहाँ पे एडिटर पे जाके समझाती हूँ ताकि आप लोगों को इस एमसीक्यूज़ की भी समझ आ जाए। बेसिकली CS202 है ना, ये पूरी की पूरी एचटीएमएल एचटीएमएल प्रोग्रामिंग के ऊपर ही है। तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना एचटीएमएल से लिखे हैं। जी, तो ये देखिए हम लोग एडिटर के ऊपर आ गए हैं। मैंने सारा का सारा वो जो प्रोग्राम वहाँ पे शो हो रहा था यहाँ पे लिख दिया एज़ इट इज़। यहाँ तक काम हमारा सेम रहेगा। एडिंग आपने दे देनी है इंटर योर मैसेज, जैसे यहाँ पे तो शो नहीं हो रही है, अभी मैंने रन नहीं किया। जैसे मैं इसको रन करूँगी आप लोगों को ये नज़र आ गया। इंटर योर मैसेज आपने हेडिंग में लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ से आपके समझने वाला काम है ये 2 लाइनें। हम लोगों ने जब भी टेक्स्ट एचटीएमएल में टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना होता है ना, बनाना होता है, तो हम लोग पहले टेक्स्ट एरिया का वो टैग लगाते हैं। उसी के अंदर हम लोग आईडी लगाते हैं, आईडी के अंदर हम लोग मैसेज लिखते हैं। रो और कॉलम्स आपने जितनी भी इसकी साइज़ रखना है आप लोग रख सकते हैं। रो यहाँ मैंने 4 रखी है और कॉलम्स इसके मैंने 50 रखे हैं। इसको आपने क्लोज़ कर देना है और फिर टेक्स्ट एरिया के टैग को भी साथ ही क्लोज़ कर देना है। ये इसके आगे भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए, बस एक ही लाइन समझने वाली है। टेक्स्ट एरिया के अंदर आपने आईडी लगा देनी है कि हमने मैसेज लिखना है इसके अंदर, इंटर योर मैसेज लिखा है ना ऊपर, इसके अंदर मैसेज लिखना है। आप लोग इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को एक बात समझा रही हूँ कि अब आप लोग इसकी रो और कॉलम चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी मैं रो यहाँ पे 8 कर देती हूँ, यहाँ पे कॉलम इसके मैं 40 कर देती हूँ और फिर आप लोगों को अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। देखिए इसका साइज़ चेंज हो गया है, तो आपको समझ आ गई होगी टेक्स्ट एरिया हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास टेक्स्ट एरिया आएगा कि टेक्स्ट एरिया के थ्रू हम लोग एचटीएमएल में टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट एरिया और इसके अंदर हम लोग आईडी मेंशन कर देंगे, रोज़ कॉलम मेंशन करेंगे और टेक्स्ट एरिया के टैग को क्लोज़ कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास आएगा व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। अब हम लोगों ने बताना है बेस्ट यानी करेक्ट टैग बताना है। इमेज अगर हम लोगों ने एचटीएमएल में इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम कौन-सा टैग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम लिख दिया, ये भी मैं आप लोगों को डिटेल पे समझाती हूँ। जी, तो मैंने ये आप लोगों के सामने प्रोग्राम सारा राइट कर लिया है, तो आप लोगों ने ये देखना है यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सेम रहेगा। बात यहाँ समझने वाली सिर्फ़ ये वाली लाइन है। आप लोगों ने हेडिंग में लिख दिया माय इमेज और इमेज का सोर्स आपने देना है। आप लोगों ने अपनी जो भी इमेज सेव करनी है अपनी लाइब्रेरी में, अपने पीसी में, आप लोगों ने वो जिस भी नाम से सेव की होगी, आप लोगों ने वो नाम यहाँ पे मेंशन करना है। इमेज डॉट गिफ यानी जो भी आपने अपने या जेपीजे जो भी आप लोगों ने इमेज से जिस नाम से भी सेव की होगी वो मेंशन करना है। आल्ट क्या करना है माय इमेज और आपने क्लोज़ कर देना है टैग को और साथ ही बॉडी और एचटीएमएल के टैग को भी क्लोज़ करना है। जब आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए आप लोगों के सामने माय इमेज हेडिंग वाला शो हो गया है और नीचे इमेज का सोर्स भी नीचे यहाँ पे आपकी इमेज शो हो जाएगी। यहाँ पे तो अभी इमेज हम लोगों ने कोई लगाई नहीं। तो जब आप लोगों के पास जो अपनी इमेज होगी कोई भी आप लोगों ने जिस भी नाम से सेव की होगी आप इसका सोर्स लगाएँगे। एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने कोई टेक्स्ट डॉट जेपीजे के नाम से कोई इमेज सेव किया तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है टेक्स्ट डॉट जेपीजे। आर्ट लिख देना है टेक्स्ट इमेज बस। और जब आप लोग इसे क्लिक करेंगे, आप इसे रन करवाएँगे तो आपकी वो वाली पिक्चर यहाँ शो हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो ये है इमेज लगाना है, देन आपने सोर्स लगाना है, इमेज आपने पूरा लिखना, इमेज का सिर्फ इतना ही लिखना है टैग और इसका एट्रीब्यूट सोर्स आएगा, आपने इमेज डॉट गिव आल्ट माय इमेज लगा देना है, बस इतना सा आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज। अब बात हो रही है कि आपने बताना है करेक्ट एचटीएमएल कौन सा है बैकग्राउंड पे इमेज को बैकग्राउंड जो इमेज है बैकग्राउंड पे जो इमेज हम लोग कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए बेस्ट टैग कौन-सा है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के सामने एक कोड शेयर कर दिया, मैं आप लोगों को रीडर पे ही ये भी समझाती हूँ।
जी, तो ये देखिए हमने एडिटर में इसको ओपन कर लिया है। इसमें सिर्फ़ ये लाइन समझने वाले, बाकी सारा सेम काम है। ये ऊपर वेलकम टू माय वेबसाइट हम लोगों ने ये जो हेडिंग लगाई थी वेलकम, और पैराग्राफ में दिस इज़ माय कंटेंट। तो बैकग्राउंड इमेज इसलिए नहीं शो हो रही है, जस्ट आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाया जा रहा है कि बॉडी का टैग लगाया, उसमें हमने स्टाइल दिया बैकग्राउंड इमेज। यूआरएल बैकग्राउंड डॉट गिव, आप लोग यूआरएल कोई भी अगर आपके पास जहाँ पे आप लोगों की वो बैकग्राउंड पिक्चर पड़ी है, आप लोगों के पास उसका यूआरएल लगाना है, तो आप लोगों के बैक पेज पे वो पिक्चर शो हो जाएगी। तो ये इसका करेक्ट टैग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हिच एचटीएमएल एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्या आपने बताना है कि एचटीएमएल एलिमेंट कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट जो है ये डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफाइन करता है। तो डॉक्यूमेंट के टाइटल को जो डिफाइन करता है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक कोड लिख दिया है, एक छोटा सा प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम के जरिए आपको दिखाती हूँ कि कौन सा जो है एचटीएमएल एलिमेंट जो कि डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफाइन करता है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने वो प्रोग्राम जो वहाँ लिखा था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग ये देख रहे होंगे टाइटल का टैग। इधर टाइटल, क्योंकि कोई भी पेज का जो डॉक्यूमेंट का जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है, टाइटल ही रिप्रेजेंट करता है, टाइटल टैग करता है। देखिए दिस इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हेड क्लोज किया, देन बॉडी शुरू की, तो इसमें जो भी आप लोग हेडिंग्स लगाएंगे, पैराग्राफ्स लगाएंगे, वो आप लोग बॉडी के अंदर लगाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे दिस इज, ये टाइटल का जो लिखा हुआ है दिस इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो ये शो क्यों नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ आपको शो होगा कि आपके डॉक्यूमेंट का या आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है। बाकी जो आप लोगों का नीचे शो हेडिंग आप लोग जो देंगे या आप लोग पैराग्राफ्स वगैरह लिखेंगे वो तमाम आपके ब्राउज़र पे शो होगा। अदरवाइज़ जो टाइटल है वो आप लोगों को कोडिंग में शो हो जाएगा। तो बस यही जो है रिप्रेजेंट करता है आपके डॉक्यूमेंट के टाइटल को, टाइटल टैग ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, व्हिच एचटीएमएल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। लॉन्ग डिस्टेंस, टाइटल, सोर्स या आर्ट। तो ये भी एक मैंने आप लोगों के सामने प्रोग्राम लिख दिया है, मैं आप लोगों को प्रोग्राम के जरिए ही समझाती हूँ। तो ये मैंने आप लोगों के सामने एडिटर के अंदर ये प्रोग्राम को टाइप कर लिया है। आप लोगों ने तकरीबन ये सारा सेम लिखना है बॉडी तक। बात इसमें सिर्फ ये लाइन समझने वाली है। आपने इमेज सोर्स लिखना है, इमेज डॉट डीएफ। इसमें जो आर्ट है ना, सिंपल के आर्ट जो है वो आपकी इमेज की डिस्क्रिप्शन होती है। इमेज से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है या उससे रिलेटेड जितना भी आप लोगों को बताया जाता है कि इमेज किससे रिलेटेड है, इस इमेज में क्या है, ये तमाम बातें आर्ट में लिखी जाती हैं। तो यही बात हमारे एमसीक्यूज में भी हो रही थी। जैसे कि आप लोग इधर आउटपुट में भी देख सकते हैं कि पिक्चर, अभी जैसे पिक्चर का मैंने एक रैंडम पिक्चर लिखा है इमेज डॉट गिफ, तो ये इमेज शो हो रही है छोटी सी। तो आर्ट क्या लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि दिस इज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज इट कैन नॉट बी डिस्प्लेड। आप इसकी जगह पे इमेज से रिलेटेड डेटा लिख सकते हैं। तो ये बात हमारी हो रही थी। तो एमसीक्यूज में भी यही बात हो रही थी वहां पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विच एचटीएमएल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आर्ट। आर्ट जो है अल्टरनेट क्या कहते हैं इसको, अल्टरनेट टेक्स्ट है फॉर एन इमेज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच डॉक टाइप इज करेक्ट फॉर HTML5। आप बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा डॉक टाइप जो HTML5 के लिए है वो करेक्ट है। तो ये आप लोगों के सामने कुछ ये एक प्रोग्राम मैंने आप लोगों के सामने आप लोगों को शो करवाया है। इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि डॉक टाइप का जो टैग है वो किस तरह से यूज़ किया गया है। डॉक टाइप HTML सिर्फ इस तरह। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे ये गलत मार्क हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आप लोगों के पास, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई अ फूटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। तो फूटर के लिए कौन सा HTML एलिमेंट करेक्ट होता है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने प्रोग्राम भी दिखाया है, तो इसके अंदर मैंने फूटर का टैग यूज़ किया है। फुटर बेसिकली कहते हैं जब आप लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसके बिल्कुल लास्ट पर जाकर आप लोगों को कुछ कॉपी कुछ ना आप लोगों को दिखा होता है। मैं आप लोगों को एडिटर पर जाकर ही दिखाती हूँ किस तरह से फुटर ना अक्सर वेबसाइट से बने होते हैं। तो उन फुटर्स को इस्तेमाल करने के लिए, फुटर बनाने के लिए जो टाइट एलिमेंट यूज़ होता है या टैग यूज़ होता है वो फुटर टैग यूज़ होता है। ये देखिए एडिटर में मैंने ये प्रोग्राम राइट किया है। अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये वाला, ये कॉपीराइट का। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के ना नीचे लास्ट पे करके ये चीज़ लिखी होती है। तो ये आप लोगों ने कैसे लिखना है, आपने फुटर का टैग लगाना है, देन आपने पैराग्राफ का टैग लगाना है एंड कॉपी सेमीकोलन लगाएँगे तो ये वाला जो टैग, ये वाला कॉपी लिंक का जो सिंबल है ये अपने आप बन जाएगा। आप लोग जब एंड कॉपी सेमीकोलन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे 2014 माय वेबसाइट ऑलराइट रिजर्व्स और पैराग्राफ के टैग को क्लोज़ कर देंगे और फिर फुटर के टैग को क्लोज़ कर देंगे। तो ये आप लोगों का फुटर का टैग हो गया। जी, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो फुटर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट फॉर प्लेइंग वीडियो फाइल्स। अब बात हो रही है करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट आपने बताना है
प्लेइंग वीडियो फाइल्स, जब आपने वीडियो फाइल्स बनानी है तो कौन सा टैग हम लोग HTML में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तकरीबन सारा यहाँ तक आप लोगों का सेम रहेगा। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये वाला वीडियो विड्थ 320 हाइट 240 कंट्रोल सोर्स मूवी डॉट MP4 टाइप वीडियो MP4 योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग और वीडियो। मैं आपको ये वाला जो प्रोग्राम भी है ना एडिटर पे चल के समझाती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए मैंने एडिटर के ऊपर आप लोगों का वो प्रोग्राम जो वहाँ लिखा था वो सारा यहाँ राइट कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले डॉक टाइप का टैग लगाया, एचटीएमएल का लगाया, हेड का लगाया। हेड में हम लोगों ने मेटा चार्ट सेट लगाया, उसके बाद मेटा नेम लगाया, व्यू कोड कंटेंट विथ, ये सारा कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ज़ुबानी याद करने वाला काम है। तो मेटा का अक्सर बेसिकली काम यही होता है कि जो आप लोगों की वेबसाइट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना। तो टाइटल हम लोगों ने क्या लगाया, वीडियो एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वीडियो की एग्जाम्पल कर रहे हैं, टाइटल आप लोगों का ब्राउजर में शो नहीं होता, मैंने आप लोग पहले ही बताया। फिर हम लोग बॉडी का टैग शुरू करेंगे, बॉडी लिख के हम लोग बॉडी के अंदर वीडियो का टैग लगाएंगे। वीडियो के अंदर हम लोग पहले विड्थ उसकी फाइनल करेंगे, वीडियो की विड्थ कितनी होनी चाहिए, हम लोग ने यहाँ 320 लगा लिया है। अगर मैं यहाँ पे 325 लगाऊं और मैं फिर आपको रन करके दिखाऊं, देखो ये बड़ी हो गई है। अगर मैं इसकी हाइट आपको थोड़ी बढ़ा के दिखाऊं, 500 करके दिखाऊं, तो फिर मैं इसको रन करूँ तो ये देखें इसकी विड्थ भी लंबी हो गई है, हाइट ज़्यादा हो गई है। तो इसको फिर हमने कंट्रोल्स के ऊपर लगा लिख के टैग क्लोज करना है। फिर हमने लगाना है सोर्स। हम लोगों ने वीडियो की विड्थ वगैरह हाइट वगैरह तो मेंशन कर दी। अब हम लोगों ने वीडियो का सोर्स देना है कि वीडियो कहाँ से आएगी। इसका सोर्स आपने जिस भी नाम से अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में सेव किया होगा, जिस नाम से भी आप लोगों ने वो नाम यहाँ पे मेंशन करना है, डॉट MP4 के नाम से। डॉट MP4 की एक्सटेंशन के साथ टाइप आपने बतानी है वीडियो MP4 है, और योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। और ये आप लोग ना भी लिखें तो मुझे नहीं लगता इसका कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, तो ये ना लिखें। नेक्स्ट आपने वीडियो को आप लोगों ने क्लोज कर देना, वीडियो के टैग को, देन बॉडी के टैग को, देन HTML के टैग को जो आप लिख देंगे, आपने इसको यहाँ से रन करना है। आप लोगों की जो लैपटॉप में आप लोगों ने वीडियो सेव की होगी, जिसको आप लोग jp.mp4 के नाम से यहाँ पे यहाँ सोर्स के अंदर लिखेंगे, तो वो वीडियो यहाँ पे आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो के टैग की भी समझ आ गई होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो है वीडियो का टैग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर प्लेइंग ऑडियो फाइल्स। सेम जैसे वीडियो फाइल्स ही वैसे ही ऑडियो फाइल्स है। तो इसमें भी हम लोग जैसे हमने वहाँ पे वीडियो फाइल्स के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑडियो कंट्रोल यूज़ करेंगे। ऑडियो के अंदर आप लोग अपने जितनी भी विड्थ और साइज आप लोगों ने उसका रखना वो आप लोग रख सकते हैं। मैं आप लोगों को मजीद उधर एडिटर में भी समझा देती हूँ। तो ये देखिए मैं एडिटर के ऊपर आ चुकी हूँ और मैंने वो सारा प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया है। और अगर मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊँ तो ये देखिए आप लोगों के पास ऑडियो शो हो गया। अब उम्मीद है आप लोगों को ऑडियो टैग की भी समझ आ गई होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑडियो टैग। हम लोग यूज़ करेंगे ऑडियो फाइल्स। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यूज है, द HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट कंटेंट एडिटेबल इज यूज्ड टू specify whether the content of an element should be editable or not, या return the position of the first found a occurrence of content inside a string, या specify the context menu for an element, या update content from the server। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम आपको दिखाया और मैं आप लोगों को एडिटर के ऊपर जाके समझाती हूँ कि यहाँ पे असल में बात क्या हो रही है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने वो वाला सारा प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो आप लोगों ने यहाँ तक काम बिल्कुल आप लोगों का सेम होगा। आप लोगों ने टाइटल लगा दिया जो भी है, और बॉडी के अंदर आप लोगों ने डिव लगानी है। आप लोगों ने डिव का टैग लगाना है। डिव के टैग के अंदर आप लोगों ने ये वर्ड लगा के आप लोगों ने आगे ट्रू लिख देना है। और दिस कंटेंट कैन बी एडिटेड, और डिव के टैग को आपने क्लोज कर देना है। फिर आता है बॉडी का टैग क्लोज करना है और फिर HTML का टैग क्लोज करना है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है, जब मैं इसको रन करूँगी तो आप लोगों के सामने ये कुछ लिखा हुआ शो हो रहा होगा, दिस कंटेंट कैन बी एडिटेड। तो इसका मतलब क्या, जब आप देखिए इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कुछ भी आप चाहें, आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। तो यही बात हो रही है कि div के अंदर जो आप लोग ये कंटेंट टेबल का जो टैग है ये यूज़ करेंगे, इससे आप लोगों के पास एक एडिटेड एक एडिटेड टेक्स्ट लाइन या बॉक्स सा क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आप खुद लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कंटेंटेटिबल टैग है ये यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया के तौर पे यूज़ होता है, जिसमें यूज़र अपने अपना कंटेंट वगैरह इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैं इस टैग को इस प्रोग्राम को रन करवाऊँगी तो आप लोगों के सामने कुछ लिखा हुआ आएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। XYZ आप लोग इसमें कुछ भी लिखेंगे तो ये आप लोग यूज़र जो है डायरेक्टली इस आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर ये जो टेक्स्ट एरिया होगा इधर आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये कंटेंटेबल टैग सिर्फ़ इसलिए यूज़ होता है। तो इसको हम लोग जब बैक पे करेंगे आपको मैं दिखाती हूँ, तो ये इसलिए यूज़ होता है। आप लोगों को उम्मीद है इस MCQs की भी समझ आ गई होगी, इस टैग की भी समझ आ गई होगी।
तो इस टैग का जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास आएगा वो ये है, स्पेसिफाई वेदर द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट शुड बी एडिटेबल और नॉट। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास ये है, इन HTML ऑन ब्लर एंड ऑन फोकस आर। ये जो HTML में ऑन ब्लर एंड ऑन फोकस है वो किसकी वजह से होते हैं, तो ये आप लोगों के पास एक मैंने एग्जाम प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम के जरिए मैं आपको इसको समझाती हूँ। तो देखिए मैंने वो वाला प्रोग्राम यहाँ पे एडिटर में टाइप कर लिया है, तो यहाँ पे आप लोगों ने सारा सेम लिखते जाना है। टाइटल आप लोगों ने लिख दिया है, ऑन ब्लर एंड फोकस एग्जाम्पल। स्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें फंक्शन हम लोग स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, और इसमें फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, ऑन फोकस फंक्शन पहले यूज़ करेंगे। उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्री बाय आईडी माई इनपुट स्टाइल बैकग्राउंड येलो, और फिर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। और सेकंड हम लोग जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है ऑन ब्लर फंक्शन। वो ऑन फोकस फंक्शन है, ये ऑन ब्लर फंक्शन है। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्री बाय आईडी माई इनपुट स्टाइल बैकग्राउंड वाइट, कि ऑन ब्लर फंक्शन पे वाइट होगा और ऑन फोकस फंक्शन पे जो कलर शो होना चाहिए वो येलो शो होना चाहिए। और फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा के क्लोज करेंगे, देन स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज करेंगे और सेम एज इट इज हम लोग नीचे लिख देंगे। फिर हम लोग बॉडी के बाद बॉडी का टैग फिर हेड लगाएंगे और फिर बॉडी का टैग लगाएंगे। जो हेड स्क्रिप्ट वगैरह होती है ये हम लोग हेड के अंदर लिखते हैं। फिर बॉडी का टैग लगाने के बाद हम लोग इनपुट टाइप लगाएंगे टेक्स्ट आईडी माई इनपुट, ऑन फोकस हम लगाएंगे ऑन फोकस फंक्शन, ऑन ब्लर पे हम ऑन ब्लर फंक्शन लगाएंगे, प्लेस होल्डर पे हम लोग क्या लगाएंगे, इंटर योर नेम। जैसे ये आप लोगों को प्लेस होल्डर नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ इंटर योर नेम, तो यही फिर बॉडी और एचटीएमएल का टैग क्लोज कर देंगे। अब ये यहाँ पर ये जो हम लोगों ने इन दो बातों की बात की थी ना, कि पहले ऑन फोकस फंक्शन पे जो हम लोगों ने स्टाइल बैकग्राउंड लगाया था येलो था, और ऑन ब्लर फंक्शन पे जो हम लोग माई इनपुट हम लोग करेंगे ना, अपना इनपुट देंगे तो फिर यह वाइट होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑन ब्लर फंक्शन है, कोई हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे वाइट है। जब हम लोग ऑन फोकस फंक्शन में अपना इनपुट देंगे तो बैकग्राउंड आप लोगों के सामने देखें येलो हो चुका है। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो येलो हो गया। तो यही ऑन फोकस और ऑन ब्लर का मेन फंक्शन था। उम्मीद है आप लोगों को इस एमसीक्यूज की भी समझ आ गई होगी। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो इवेंट एट्रीब्यूट्स आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इवेंट एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ एचटीएमएल ट्यूटोरियल के रिलेटेड, के ऑल एचटीएमएल जो टैग्स हैं फॉर CS511 हो, CS202 हो, ID430 हो, और जितने भी और भी सब्जेक्ट हैं जो जिसके अंदर एचटीएमएल यूज़ किया गया है, उन तमाम के रिलेटेड मैंने एक एचटीएमएल ट्यूटोरियल बनाया है जिसके अंदर मैंने वो तमाम टैग्स यूज़ किए हैं, आप लोगों को सिखाए हैं, जिससे आप लोग सीख कर आप अपने CS202 में बहुत अच्छा आप लोग अपना काम कर सकते हैं। आप लोग मिड टर्म और फाइनल टर्म में आप लोग अच्छे तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। वो वीडियो देखने से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रोग्राम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे, इनको आप लोगों को जितने भी वो कहते हैं ना एरर दिए जाते हैं और आपने उन्हें करेक्ट करना होता है, या आप लोगों ने आउटपुट बतानी होती है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने ये वाला एचटीएमएल ट्यूटोरियल मेरा देख लिया तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल साबित हुई है ना, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।